हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर ऑन। आज है 16 सितंबर और आज 16 सितंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल इंजीनियर्स डे? हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाते हैं? जो ऑप्शंस है वो हैं ऑप्शन ए सितंबर 14, ऑप्शन बी सितंबर 15, ऑप्शन सी सितंबर 16 एंड डी सितंबर 17। और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सितंबर 15। हम नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाते हैं और हर साल मोक्षगुंडम विश्वेश्वरम जी थे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरम जी की योगदान की सराहना करने के लिए हम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इंडिया के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी इनकी मेमोरी में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 में हुआ था। 15 सितंबर 1861 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। कर्नाटका के मुंडेनहल्ली गांव में इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था। इन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मैसूर के दीवान के रूप में जब ये काम कर रहे थे, जब मैसूर के दीवान के रूप में काम करते हुए इन्हें 1915 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नेशनल एम्पायर के रूप में नाइट से सम्मानित किया गया था। इससे नाइट से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड YSR आसरा स्कीम फॉर एम्पावरिंग वुमेन? कौन सा राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए YSR आसरा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने YSR आसरा स्कीम यूज की है, वो स्टार्ट की है? वो है ऑप्शन ए बिहार, बी दिल्ली, सी आंध्र प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने YSR आसरा स्कीम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की है। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं YS जगनमोहन जी जो आंध्र प्रदेश के CM हैं, उन्होंने इस स्कीम को शुरू की है। उन्होंने ये स्कीम अपने कैंप कार्यालय में बटन दबा के ही इस स्कीम का उद्घाटन किया और इस योजना के तहत 87,74,674 महिलाओं को लाभ मिलेगा। CM जगन ने कंप्यूटर का बटन दबाकर महिलाओं के खातों में पहली किस्त जमा भी कर दी है। तो आंध्र प्रदेश में लगभग 65,000 करोड़ की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स लागू की जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो ऑप्शन है वो है सरोज अडवाणी, बी ऑप्शन सुभाष कामनाथ, सी शशिधर सिन्हा, डी मनोज राय। और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुभाष कामनाथ। सुभाष कामनाथ जी को स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंडिया के CEO सुभाष कामनाथ जो हैं वो एडवाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। इन्होंने रोहित गुप्ता जी जो थे, जो हमारे पुराने स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। और जो अगर हम स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर वो है कहाँ पे? वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की
का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी मिलियन $US लोन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए एशियन विकास बैंक और भारत के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए $400 मिलियन, सी $300 मिलियन, सी $200 मिलियन एंड डी $500 मिलियन। और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी $500 मिलियन। जो कितने लोन एग्रीमेंट पे साइन हुआ है वो हुआ है $500 मिलियन का। 500 मिलियन US लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है एशियन विकास बैंक और भारत के बीच में। ये जो कॉरिडोर है वो भारत की राजधानी दिल्ली में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। रिसेंट में जिस यात्रा में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं उसे लगभग हम 1 घंटे तक कम करने की उम्मीद कर सकते हैं, अगर ये जो एग्रीमेंट किया गया है अगर वो पूरा हो जाता है और ये समझौता पूरा हो जाता है और ये काम पूरा हो जाता है, तो जिस यात्रा में 3 से 4 घंटे लगते हैं तो उसमें लगभग 1 घंटे को कम करने की उम्मीद की जा सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है, रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीलो लेड इन विच स्टेट? जो लाइलो है LILO, उसका निर्माण की नींव का पत्थर किस राज्य में रखा गया है? तो ऑप्शन है बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश या दिल्ली। और जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए बिहार। LILO मतलब लाइन इन लाइन आउट, लाइन इन लाइन आउट का फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीलो जो है वो उसकी पत्थर कहाँ पे रखा गया है? वो रखा गया है बिहार में। और यह ट्रांसमिशन लाइन जो है वो कितने का है? 4000 किलोवाट की है। इसकी आधारशिला बिहार के सहरसा में रखी गई है। बिहार में कहाँ पे रखी गई है? सहरसा में। और अगर चलिए हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो कैपिटल है वो है, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार की कैपिटल है पटना। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। और बिहार में लगभग 38 ज़िले हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38 ज़िले हैं। और बिहार के CM कौन है? अगर हम बिहार के CM की बात करें तो बिहार के CM हैं नीतीश कुमार जी। कौन है? बिहार के CM नीतीश कुमार जी। और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान जी हैं यहाँ के गवर्नर। और जो बिहार है वो 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का। इंडिया का जो है 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स फिट इंडिया साइक्लोथॉन? हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन किसने किया? जो ऑप्शन हैं वो हैं प्रमोद सावंत, किरण रिजिजू, PM मोदी या उदय सामंत। और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन किया है। और ये जो है वो कौन है? किरण रिजिजू ये है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और इन्होंने फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन लद्दाख में किया है। यह इवेंट लोगों के बीच में, ये इवेंट क्यों किया गया था? ये इवेंट किया गया था लोगों के बीच में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए। और जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है उसी का हिस्सा है ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन। और अब चलिए हम लद्दाख की बात करें जहाँ पे फिट इंडिया साइक्लोथॉन
इवेंट हुआ है वहाँ की बात करें तो ये जो है लद्दाख जो है, लद्दाख क्या है, लद्दाख है हमारा यूनियन टेरिटरी। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और इसका फॉर्मेशन लास्ट ईयर ही हुआ था, पिछले साल हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और लद्दाख के कैपिटल की बात की जाए तो लद्दाख का कैपिटल है लेह। लद्दाख का कैपिटल क्या है, लेह। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु हैज़ ग्रेट लर्निंग मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं विराट कोहली, बी MS धोनी, सी सुरेश रैना एंड डी वीरेंद्र सहवाग। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। जो इंडिया की लीडिंग जो कंपनी है ग्रेट लर्निंग, उन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विराट जो है, विराट कौन है, विराट जो है वो इंडिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। और वो अब क्या होंगे, बैट्समैन के साथ साथ वो अब ग्रेट लर्निंग जो है, ग्रेट लर्निंग के अब ब्रांड का चेहरा भी होंगे। वह ब्रांड का न्यूएस्ट AH पावर अहेड, जो वहाँ का इसका AH पावर अहेड जो इनका नया स्कीम है, इनका जो अभियान है, उसका नेतृत्व भी करेंगे कौन, विराट कोहली, जो इसका नेतृत्व भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज इलेक्टेड लीडर ऑफ जापान्स रूलिंग LDP पार्टी। जापान की सत्तारूढ़ LDP पार्टी के नेता किसे चुना गया है। जो हमारे ऑप्शन हैं वो हैं ऑप्शन ए योशिहिदे सुगा, बी शिंजो एबे, सी हिरोबुमी, डी तारो एशो। और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए योशिहिदे सुगा। ये जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा जी को चुना गया है। और ये क्या है, जापान के इन्हें जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो LDP है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इनके नेता के रूप में इन्हें भी चुना भी गया है। यह PM, ये जो शिंजो एबे थे वो अभी PM हैं। कौन है, शिंजो एबे अभी रिसेंट में PM हैं। उनकी जगह पे योशिहिदे सुगा को PM बनाया जाएगा। और जो अब इन्हें रिप्लेस किया है, शिंजो एबे को रिप्लेस किया है योशिहिदे सुगा ने। और एबे ने अपनी पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया, इन्होंने अपने पद छोड़ने का ऐलान इसलिए किया क्योंकि इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। इसी वजह से शिंजो एबे ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। तो चलिए अगर हम जापान की बात करें तो जापान जो है उसके कैपिटल क्या है, जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। और जापान की जो करेंसी है उसको हम कहते हैं, जैसे हम अपनी इंडियन करेंसी हमारी रुपीज़ है, वैसे जापान की करेंसी क्या है, येन। और जापान जो है वर्ल्ड का 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट 75 लाख कोविड-19 टेस्ट। किस राज्य ने 75 लाख कोविड-19 टेस्ट आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत में कौन सा राज्य है जिसने 75 लाख कोविड-19 टेस्ट किए हैं। और वो है ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो है दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी केरला। और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 75 लाख कोरोना टेस्ट करने वाला जो उत्तर प्रदेश है वो पहला राज्य बन गया है। और ये जो यहाँ की CM है, उत्तर प्रदेश के CM जो है योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के CM हैं, उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस 75 लाख को 1 करोड़ की संख्या तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और यूपी में डेली लगभग 1,40,000 यूपी में डेली 1,40,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। और डेली 1,40,000 लोगों का सैंपल लिया जा रहा है और उसका टेस्ट हो रहा है।
तो चलिए अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है, जो मैंने अभी बताया योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, मतलब मोस्ट पॉपुलस स्टेट है भारत का उत्तर प्रदेश। और जो यहाँ की कैपिटल है, यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। और यहाँ की गवर्नर जो है आनंदीबेन है, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की गवर्नर हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव एट ICCR। ICCR में नए सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है। ICCR ने किसे नियुक्त किया है नए प्रतिनिधि के रूप में। जो हमारे ऑप्शन है वो है मीरा नायर, बी अनुराग कश्यप, सी आमिर खान, डी विवेक अग्निहोत्री। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जो हैं उनको, विवेक अग्निहोत्री जी को जो है ICCR ने नए सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। और ये जो विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो क्या है, वो है फिल्म मेकर। विवेक अग्निहोत्री क्या है, फिल्म मेकर हैं। इन्हीं ICCR ने अपने न्यू कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है। जो विवेक अग्निहोत्री हैं इंडियन काउंसिल, ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। विवेक अग्निहोत्री जो हैं इंडिया सिनेमा की संस्कृति को काउंसिल में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अगर हम ICCR की बात करें, अगर हम ICCR की सिर्फ बात करें तो ICCR जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और 1950 में इसको किसने स्थापित किया था, इसको स्थापित किया था हमारे उस टाइम के फर्स्ट, मतलब हमारे जो आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे उन्होंने इसको शुरू किया था। किसने इसको स्थापित किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country becomes the first country to impose second nationwide coronavirus lockdown? दूसरा राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। ऑप्शन है इंडिया, इजराइल, चाइना या USA। और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल पहला देश बन गया है कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाने वाला, जो है पहला देश बन गया है। दूसरा राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। और चलिए अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है वो कहाँ पे है। इजराइल जो है मेडिटेरियन सी के पास है। किसके पास है, मेडिटेरियन सी के पास है इजराइल। और जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इजराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, यहाँ की है हैब्रू। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हैब्रू है। और यहाँ का कैपिटल, इजराइल का जो कैपिटल है, इजराइल का कैपिटल क्या है, जेरूसलम। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम। और इजराइल किस लिए फेमस है, इजराइल अपने यहाँ के हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट जो हैं और यहाँ पे बीच रिसोर्ट वगैरह हैं, उन सब के लिए इजराइल बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च इन विच स्टेट। हाल ही में भारत का पहला हवाई अड्डा कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है। और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। और जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली में भारत के पहले कोरोना वायरस एयरपोर्ट के टेस्टिंग की फैसिलिटी की शुरुआत
की गई है। और ये दिल्ली में कहाँ पे की गई है? दिल्ली में की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, IGI है, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पे कोविड टेस्ट जितने भी होंगे उसकी रिज़ल्ट 4 से 6 घंटे में आ जाएगा। अगर यहाँ पे यात्रा करने कोई भी यात्री जाता है तो उसका पहले टेस्ट किया जाएगा और यहाँ 4 से 6 घंटे के भीतर ही इसका रिपोर्ट आ जाएगा। और अगर हम IGI की बात करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, अगर हम IGI की बात करें तो ये जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? पालम में। दिल्ली में कहाँ पे है? पालम में है, दिल्ली के पालम में है। और यहाँ यह कितने दूर पे फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 5106 एकड़ में। 5106 एकड़ में IGI एयरपोर्ट फैला हुआ है। और ये वर्ल्ड का 12th सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का 6ठा सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। कौन सा? IGI एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रघुवंश प्रसाद सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली रिप्रेजेंटेड द लोकसभा फ्रॉम विच स्टेट? रघुवंश प्रसाद जिनका निधन हाल ही में हुआ है, वो किस राज्य के लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? जो हमारे ऑप्शन है वो हैं ऑप्शन ए झारखंड, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश एंड डी बिहार। और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बिहार। रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे वो क्या थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और आरजेडी के दिग्गज नेता भी थे। इनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई। और ये कहाँ से काम करते थे? ये करते थे वैशाली निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे। या करते थे बिहार में जो वैशाली है, बिहार के वैशाली के निर्वाचन क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करते थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 13 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी? 13 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में हुई है। इनकी मृत्यु हुई है 74 वर्ष की आयु में। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेयर हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पुरुषों का एकल 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। और जो हमारे ऑप्शन है वो हैं डोमिनिक थाइम, बी डेविड गॉफिन, सी डैनियल मेडवेदेव, डी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। और जो हमारा आंसर है वो क्या है? वो है डोमिनिक थाइम। जो डोमिनिक थेम्स हैं उन्होंने 2020 में US ओपन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल को जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हरा कर। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव क्या थे? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो थे वो थे जर्मनी के प्लेयर। वो कहाँ के प्लेयर थे? जर्मनी के प्लेयर। इनको हरा के जो हमारे डोमिनिक थेम जो है वो ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। वो हैं ऑस्ट्रिया के प्लेयर। वो जीते हैं इस बार 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इस बार डोमिनिक थेम ने, जो ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता है। और अगर हम फीमेल्स टीम की बात करें तो फीमेल्स टीम में जापान की टेनिस प्लेयर जो नाओमी ने इस बार, जापान की जो टेनिस प्लेयर है नाओमी, उन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को हराकर US टूर्नामेंट जीता है। और जो ये इस बार जो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है वो क्या था? 140वां एडिशन था। वो कौन सा एडिशन था? 140वां एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और अगर इसकी प्राइज़ मनी थी $53.4 मिलियन इसकी प्राइज़ मनी थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर CARE रेटिंग व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर इंडिया इन द फिस्कल 2022-21।
CARE रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? जो हमारे ऑप्शन हैं वो हैं -8.8.2, 7 to 7.5, 9 to 9.6 या 8 to 8.2%। और जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इंडियन रेटिंग एजेंसी जो है CARE, उसने 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में उसने कहा है कि 8 से 8.2 तक की हमारे भारत की GDP रेट में वृद्धि हो सकती है। और ये जो हमारी भारत की GDP है वो क्या हो रही है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही है, इसीलिए इसका अनुमान कौन लगाती है इसका अनुमान कौन लगाती है? भारत की GDP का अनुमान लगाती है CARE रेटिंग्स। कौन लगाती है? CARE रेटिंग। CARE क्या है? CARE की फुल फॉर्म जो है वो है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और जो CARE की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। CARE की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका काम क्या है? इसका काम है क्रेडिट रेटिंग्स प्रदान करना। और CARE है उसको SEBI, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुआ है, इसको CARE रेटिंग्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेंगी। सो गाइज़, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।